नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी स्पेशल की क्लासेस हम लगातार कर रहे हैं। यूपी स्पेशल का यह चौथा क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट या उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के भौतिक या भौगोलिक विभाजन को समझा था और सबसे अच्छी बात यह है कि उस वीडियो पर आपका जो फीडबैक था, आपका जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा रहा। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में चीज़ों को बिल्कुल आराम से, यानी जो भी फैक्ट्स होते हैं चैप्टर से रिलेटेड, उनको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए पढ़ा था, उसी तरीके से इस क्लास को भी पढ़ेंगे। यहाँ तक कि पूरा यूपी जी के जो मैं आपको कवर करवाऊंगा उसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि तथ्यों को याद रखने की जरूरत ना पड़े। जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोबारा से फिर कोई भी पुस्तक या किताब पलटने की आवश्यकता ना हो। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं उनके स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। इसके साथ साथ आपको ये भी कहूँगा कि बीच बीच में, क्लास के बीच बीच में, जब भी मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ नोट कर लीजिए तो उसको नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग आप में से ये कहते हैं कि सर यूपी लेखपाल के हिसाब से पढ़ाओ या यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को एक ही बार इस तरीके से पढ़ लिया जाए कि आपको बार बार किसी एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो चीज़ें यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट वे में आपको मिलेंगी। यहाँ से बाहर चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। इस तरीके से मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, वो इसीलिए लगता है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा भी तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे होंगे, 2 साल से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहेंगे, वो हमेशा आप पढ़ते रहेंगे। कोई एग्जाम आएगा फिर दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लिया जाए तो बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु या उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट। दरअसल जलवायु और मौसम ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको हम सामान्यतः एक ही चीज़ के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। कभी कभी हम जलवायु और मौसम को एक ही चीज़ मान लेते हैं। वास्तव में जलवायु और मौसम दो अलग अलग पहलू हैं। अगर एक शॉर्ट वे में आपको मैं इन चीज़ों को समझाऊं तो जलवायु के बारे में हम यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए एक लंबे समय की अवधि में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में एक लंबी अवधि के लिए जो वायुमंडल की दशाएं होती हैं, वायुमंडल की जो कंडीशन होती हैं, वह जलवायु कहलाती है, ठीक है। मौसम के बारे में बात करें तो मौसम एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म कैसे? जैसे आप अभी देख रहे होंगे, अभी मई स्टार्ट हो रहा है आज से, गर्मी बहुत ही प्रचंड मात्रा में बढ़ रही है, बहुत ही टेम्परेचर है, दिन ब दिन तापमान बढ़ता चला जा रहा है। दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत धूप पड़ती है, सुबह शाम आप देखते होंगे थोड़ा सा ठंडक का एहसास आपको होता होगा, थोड़ी ठंडक महसूस होती होगी। तो दिन में जो मौसम है वो कई बार बदलता रहता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक छोटे पीरियड के लिए होता है, तो वो मौसम होता है। लेकिन जब वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं वो एक लंबी अवधि के लिए किसी क्षेत्र में होती हैं तो उसको जलवायु की संज्ञा दी जाती है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि के दौरान वायुमंडल की जो कंडीशन होती हैं, दशाएं होती हैं, वो क्या कहती है? जलवायु कहलाती हैं। जैसे जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्ण प्रकार की, या उसको हम उपोष्ण प्रकार की मानसूनी जलवायु की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो जो उपोष्ण प्रकार की या मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की है वो क्या रोज बदलती रहती है? नहीं बदलती है ना, वो एक लंबे समय से चली आ रही है। लंबी अवधि का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, 50 सालों के लिए किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडल की जो भी कंडीशंस हैं वो जलवायु है। मौसम जो होता है वो छोटे टर्म के लिए होता है, कम अवधि के लिए होता है, बदलता रहता है। मेरी चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। मौसम क्या है? किसी स्थान विशेष पर अल्पकाल के लिए, मतलब कम समय के लिए वायुमंडल की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, वो मौसम कहलाता है। जैसे कभी कभी हवा का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ठीक है। दाब जो होता है, एयर प्रेशर होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये एक ही दिन में कई बार हो सकता है। गति जो है हवा की देखेंगे आप, मान लीजिए कि सुबह के टाइम पर धीरे धीरे हवा चल रही है, दोपहर में देखा आपने तो लू चलने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी, तो हवा की गति भी एक दिन में कई बार चेंज हो जाती है, ठीक है। कभी बादल हो जाते हैं, कभी मौसम साफ हो जाता है, ठीक है। कभी कोहरा तो कभी धूप खिलती है, कभी वर्षा होने लग गई तो कभी आकाश साफ हो गया।
और कभी ओलावृष्टि होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, मौसम की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। दोनों चीज़ों में आप जो डिफरेंस है वो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जलवायु क्या है, किसी भी क्षेत्र विशेष में एक लंबी अवधि के लिए जो वायुमंडल की कंडीशन होती हैं उनको हम जलवायु कहते हैं। मौसम जो होता है किसी स्थान विशेष के लिए अल्पकाल के लिए जो वायुमंडल की कंडीशन होती है वो मौसम होता है। ठीक है, जैसे हवा का ताप बदलना, दाब में परिवर्तन होना, हवा की गति में परिवर्तन होना, मौसम साफ हो जाना, धूप खिलना, बारिश हो जाना, हिमपात हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये मौसम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब यूपी की जलवायु, प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु का प्रकार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या उपोष्ण मानसूनी इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको एक अन्य नाम भी दिया जाता है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या मानसूनी। ठीक है, तो आपसे जो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब इसको समझते हैं कि ये जो नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु को, उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण प्रकार की जो मानसूनी जलवायु है, इसको नाम दिया गया है, उसको समझते हैं कि ये किस तरीके से है। ये फैक्ट हो गया, इस फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें हैं और आप सभी ने पढ़ रखी होंगी, मैं आशा करता हूँ। इस पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, वो होती है आपकी 0 डिग्री। ठीक है, विषुवत रेखा आप इसको कहते हैं, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। जब 0 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है, इससे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर लगभग आपकी होती है 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खिंची होती है, काल्पनिक रेखा, उसको कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, और अगर 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ यानी दक्षिणी भाग की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री से ऊपर भी एक रेखा होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम आर्कटिक कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक। और नीचे की तरफ देखें दक्षिण की तरफ तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त। अब चीज़ों को यहाँ से समझिएगा आप भारत की अवस्थिति अगर ग्लोब पर देखेंगे कि ग्लोब पर भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा। अब जो भारत है अगर इसको हम ग्लोब को 4 बराबर बराबर भागों में बांटें, यानी इधर से ऐसे हो गया और एक ऊपर से ऐसे हो गया, तो ये 4 इसमें जो कह सकते हैं इस ग्लोब के 4 क्वाड्रेंट हो गए, चतुर्थांश हो गए। एक चतुर्थांश ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 4 चतुर्थांश हो गए। तो भारत की जो अवस्थिति है वो सर कहाँ पे है, भारत की अवस्थिति इस जगह पर है। जैसे आपने भारत के संदर्भ में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, किताब में भी लिखा देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि भारत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखिए यहाँ पे ये पूरब हो गया, इस साइड में पश्चिम हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया और यहाँ साउथ हो गया। तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में भारत की अवस्थिति है। ठीक है, अब इस उष्णकटिबंधीय या फिर उष्ण प्रकार की या उपोष्ण प्रकार की जो जलवायु है उत्तर प्रदेश की, उसका क्या अर्थ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर मैं समझने के लिए अगर भारत का एक मैप बनाऊँ हल्का सा, ठीक है, इस तरीके से केवल समझने के लिए बना रहा हूँ। ये भारत अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है, या हम ये कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो भारत को समान 2 भागों में विभाजित कर देती है।
ठीक है। अब यहाँ से ये गुजरती है, हालांकि जो कर्क रेखा है वो उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अब यहाँ पर जो यूपी की कंडीशन आप देखेंगे तो यूपी लगभग इस जगह पर है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको और थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये मैंने एक ही क्वाड्रेंट बनाया इतना वाला, ठीक है, और यहाँ से ये जा रही है आपकी कर्क रेखा। तो जो भारत है आपका, ठीक है, जो भारत है ये भारत है आपका। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट रही है। यूपी कहाँ है? इस कर्क रेखा के ऊपरी हिस्से में, यहाँ नेपाल से सटा हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका यूपी पड़ता है। तो आप देखेंगे भारत जो है वो किसके बीच में पड़ता है? 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश जो विषुवत रेखा है, ये जो है इस पर वर्ष भर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल लंबवत पड़ती रहती है। इसके आसपास के जितने भी देश हैं या क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्मी या तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी सी यहाँ पर बनी रहती है। तो जो भारत है, भारत का आधा हिस्सा अगर आप देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है, इसके बीच में भारत का आधा हिस्सा पड़ता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी जो विषुवत रेखा है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें भारत का आधा हिस्सा आता है, और आधा हिस्सा जो आता है वो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है उसमें भारत का आधा हिस्सा आता है। मतलब आधा हिस्सा 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के बीच में है, और आधा हिस्सा 23.5 डिग्री 0 डिग्री के बीच में है, ठीक है। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस जगह पर जितने भी देश हैं, इस रेखा पर जितने भी देश हैं, विषुवत रेखा के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। तो भारत की जो जलवायु को देखें तो जो आधा हिस्सा है यानी कर्क रेखा से नीचे वाला, कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो हिस्सा है भारत का, यहाँ पर गर्मी उत्तरी भाग की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु वगैरह हो गया, मतलब दक्षिण के जो क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय वाले क्षेत्र हैं, तटरेखा वाले क्षेत्र हैं। एक तो वहाँ पर समुद्र की वजह से थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, इसके साथ साथ यह विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। देखेंगे आपने साउथ के लोग थोड़े काले 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 पाए जाते हैं, थोड़ा सा उनका कलर जो होता है वो डार्क होता है, वो इसी वजह से होता है। तो अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे पड़ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाले क्षेत्र से भी सटा हुआ है, और इधर से देखेंगे ये कर्क रेखा से भी सटा हुआ है। मतलब कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखते हैं जो कर्क रेखा होती है, इस पर 21 जून को सूर्य जो होता है वो लंबवत चमकता है। मतलब इसके आसपास देखा होगा, जैसे गर्मियों में अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर 21 जून के आसपास ये स्थिति होती है कि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इस भाग में जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इधर से ये गर्मी भी हो गई। ऊपर से 23.5 डिग्री से अगर हम 66.5 डिग्री अक्षांश की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो है ठंड का माहौल रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है उत्तरी ध्रुव के थोड़े आसपास का क्षेत्र है। तो ये जो बीच वाला एरिया है इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध इसको हम कहते हैं। अगर बात करें 0 डिग्री से अगर 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ चलें या 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ चलें, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, ये उष्ण कटिबंध में आता है क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, इन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा रहती है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये शीत कटिबंध के अंतर्गत भी आ रहा है और उष्ण कटिबंध के भी आता है। तो इस जगह की जो जलवायु है वो हम कहीं ना कहीं उसको नाम देते हैं शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण। इसको बोल सकते हैं हम उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी या फिर शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। मतलब यहाँ पे गर्मी भी है और सर्दी भी थोड़ी सी रहती है। मानसूनी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जलवायु है उत्तर प्रदेश की वो लगभग मानसून पर ही डिपेंड रहती है, मानसूनी पर ही ये जो है निर्भर रहती है, इसलिए इसकी जलवायु को मानसूनी भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद में देखेंगे
कि जो कर्क रेखा है भारत के बीच से होकर के गुजरती है। यूपी की अवस्थिति कहाँ पर है? यूपी की अवस्थिति कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यूपी की अवस्थिति कर्क रेखा के ऊपर है। हालांकि कर्क रेखा यूपी से होकर के नहीं गुजरती है, लेकिन यूपी का जो ये वाला जिला है, यहाँ पे आप देखेंगे सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र के बिल्कुल नीचे होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, खास करके बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैंने बताया था, कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को, जब गर्मी का समय भारत में होता है, 21 जून को लगभग कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है। तो इस जगह पर ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और ये आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे गर्म जिले कौन से हैं, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र वाले जिले हैं, जो बुंदेलखंड के जिले हैं या बुंदेलखंड से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। खास करके जैसे झांसी, बांदा, और इधर से बुंदेलखंड से ही सटा हुआ क्षेत्र है हमारा आगरा, ठीक है। ये जो आगरा और झांसी वाला क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल बुंदेलखंड के क्षेत्र से सट करके निकलती है। बुंदेलखंड जो दक्षिण वाला हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ होकर के जो है कर्क रेखा निकलती है। तो गर्मियों में सूर्य, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, गर्मियों में जो सूर्य होता है 21 जून को लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, तो जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से यूपी जो है वो कहाँ है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया है। यूपी के उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी भाग में हिमालय है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, इसमें परिवर्तन का एक बड़ा कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिस्से में हिमालय पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो भारत का मैप बना हुआ है, इस मैप में आप देखें ये वाला जो हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय का क्षेत्र जो है ये पड़ता है। तो ये क्या काम करता है मेनली, यहाँ से ऊपर आप देखेंगे रसिया है, रसिया के ऊपर इधर देखेंगे साइबेरिया वाला क्षेत्र है पूरा। तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत ही ठंडी हवाएं जो आती हैं इधर की तरफ, तो हिमालय उन ठंडी हवाओं को इधर भारत की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं इधर उत्तर प्रदेश के हिस्से में प्रवेश करने से रोक लेता है। अगर हिमालय न होता तो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं आती, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ठंड का माहौल हो जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पर अगर पड़ने लगती, तो साइबेरिया से आने वाली जो शीत पवनें होती हैं, ठंडी हवाएं जो होती हैं, हिमालय उनको इधर प्रवेश करने से रोक लेता है। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। साइबेरिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, हिमालय जो होता है उनको भारत में प्रवेश करने से रोक लेता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसको हम 3 ऋतुओं के आधार पर डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर शीत ऋतु भी होती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु भी होती है, यहाँ पर वर्षा ऋतु भी होती है। तो आगे का जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इन 3 प्रमुख ऋतुओं के आधार पर इसके जो भी मौसम है, जलवायु है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु है वो जनरली नवंबर के महीने से स्टार्ट हो जाती है और फरवरी तक यहाँ पर जो है शीत ऋतु रहती है। अगर बात करें शीत ऋतु के अंदर जो सबसे ठंडा महीना होता है उत्तर प्रदेश में, वो जनवरी होता है। जनवरी के आसपास सबसे ज़्यादा ठंड उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर तापमान में अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जैसे अगर देखें दक्षिणी के उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र हैं, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र का मतलब है ये जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे वाला, ठीक है, यहाँ से ये नीचे वाला जो हिस्सा है पूरा, ये जो है दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान होता है, सर्दियों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान होता है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और न्यूनतम तापमान के विषय में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर लगभग 13.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है सर्दियों में। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी विविधता पाई जाती है। मतलब हम तापमान में जो विविधता है, अंतर की बात कर रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में उत्तर प्रदेश में, ज़रूरी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सर्दियां एक जैसी रहती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ऐसी बात नहीं है। जो दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस का रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्र कौन से हैं? ये ऊपर वाला जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ से इसको ऐसे करके अगर मैं मिला दूँ तो ये वाला जो हिस्सा है ये भाबर और तराई का क्षेत्र है, जिसके बारे में हम भौगोलिक विभाजन जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये जो है भाबर तराई है। नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये वाला जो है ये बुंदेलखंड का
पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बीच वाला जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है, या इसको हम गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र है इस पर जो अधिकतम तापमान होता है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है, और मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो लगभग 8.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं या पहाड़ी या पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अगर चाहो तो उसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो शीतकाल का समय होता है, जाड़ों का जो समय होता है उत्तर प्रदेश में, तो आपने जाड़ों के समय में भी वर्षा होते हुए देखी होगी, सभी ने देखी होगी। तो जाड़ों के समय पर जो वर्षा होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में सर्दियों के समय में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के द्वारा होती है या किन पवनों के द्वारा होती है। तो जैसे आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये चीज़ें सब आपको पता ही है। तो जो सर्दियों की वर्षा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सर्दियों की जो वर्षा है, जैसे ये आपका मैप बन गया। ठीक है, यहाँ से ये मैप बन गया। तो भूमध्य सागर से जो मानसूनी पवनें आती हैं, जो हवाएं आती हैं, भूमध्य सागर कैसे, इस साइड से अगर आप वर्ल्ड के मैप पर देखेंगे तो लगभग यहाँ ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान वगैरह, इसको निकाल करके यहाँ पर लगभग जो है भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए हवाएं आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हवाएं इनको बोलते हैं। इन पश्चिमी हवाओं के द्वारा ही जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, जाड़ों में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठने वाली पवनों के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है यहाँ पर जाड़ों में वर्षा देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो सबसे कम वर्षा इसके द्वारा जो होती है वो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा इस भूमध्य सागर से उठने वाली पवनों के द्वारा होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किस सागर से उठने वाली पवनों के द्वारा होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए पश्चिम की तरफ से जो हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं उन हवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सर्दियों में वर्षा होती है। और इस वर्षा को क्या कहा जाता है, इस वर्षा को कहा जाता है मावठ। इस वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। और सर्दियों में ये शुरुआती समय होता है रबी की फसल का, जब गेहूं वगैरह की खेती खेतों में हो रही होती है, तो उस रबी की फसल के लिए ये जो वर्षा होती है जिसे हम मावठ कहते हैं, उस रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है, भूमध्य सागर से उठने वाली जो पवनें होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत के पश्चिमी हिस्से से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा करती हैं। इस वर्षा को मावठ कहा जाता है और यह रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। सबसे पहले आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे की तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। शीत ऋतु के बाद में अब देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु को। तो ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है यूपी के अंदर वो होती है लगभग मिड मार्च से लेकर के मध्य मार्च से लेकर के जून तक। ठीक है, ये इसकी समय अवधि है। इस समय पर जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है तो यूपी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, यूपी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, सर्वाधिक टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों के दिनों में उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक तापमान होता है वो होता है मई जून के आसपास। ठीक है, मई जून के आसपास जो टेम्परेचर होता है उत्तर प्रदेश का गर्मियों में वो सर्वाधिक होता है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण विशेष रूप से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये वाला जो एरिया ये कहाँ पड़ता है,
कर्क रेखा के ऊपरी भाग में। जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा जा रही है, तो इस कर्क रेखा के ऊपरी हिस्सा जो है ये यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है। और कर्क रेखा पर इन दिनों में सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है, यानी यहाँ पर जो है वो गर्मी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण यूपी का जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है, विशेष रूप से बात कर रहे हैं हम बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यहाँ पर सर्वाधिक तापमान हो जाता है। और मई जून के महीने में कहें तो कुछ कुछ जगह ऐसी हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है, 47-48 टेम्परेचर तक जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के निकट होने से विशेष रूप से अगर हम बात करें बुंदेलखंडीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो तापमान है वो सर्वाधिक हो जाता है, 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गर्म जिले माने जाते हैं झांसी और आगरा। ठीक है, और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, झांसी और आगरा की जो अवस्थिति है, झांसी तो बुंदेलखंड में पड़ता ही पड़ता है, आगरा भी बुंदेलखंड से सटा हुआ है। ठीक है, आगरा भी बुंदेलखंड यानी दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है यूपी के पड़ता है, तो ये भी बुंदेलखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो झांसी और आगरा ये दोनों जिले का नाम आप याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गर्म जिलों में माने जाते हैं। सबसे कम गर्मी अगर देखें तो बरेली में पड़ती है। सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पड़ती है? बरेली में पड़ती है। और बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ने का कारण क्या है कि जो बरेली का क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है आपका? वो पड़ता है इस तराई के क्षेत्र के आसपास। ठीक है, इस तराई के क्षेत्र के आसपास जो बरेली पड़ता है, और इसी वजह से बरेली का टेम्परेचर यूपी के अन्य जिलों की तुलना में कम रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान की बात करें गर्मियों के दिनों में, औसत अधिकतम टेम्परेचर कितना रहता है यूपी का? तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है। और न्यूनतम ताप की बात करें, न्यूनतम ताप, ये अधिकतम और न्यूनतम ताप हम देख रहे हैं तो किस ऋतु के हिसाब से देख रहे हैं? गर्मियों के हिसाब से, ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से। तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 21 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखा जाता है। तापांतर भी आपसे पूछा जा सकता है कि गर्मियों के दिनों में उत्तर प्रदेश का जो तापांतर है वो कितना रहता है? 14 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे तापांतर क्या है? तो तापांतर का सीधा सा अर्थ ये होता है कि किसी भी जगह पर जो सर्वाधिक तापमान है और न्यूनतम तापमान है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है एवरेज, ठीक है, वो क्या होता है? तापांतर कहलाता है। तो एवरेज जो यहाँ पे तापांतर रहता है ग्रीष्म ऋतु में यूपी का वो 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, यूपी में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी हवाएं चलती हैं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, और ये जो पश्चिमी हवाएं होती हैं ये अत्यंत गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। इन पश्चिमी गर्म और शुष्क हवाओं को उत्तर प्रदेश में लू के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों की ऋतु में जो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया जो है, पूरा नॉर्थ इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, तो पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्र में पश्चिम से आने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं वो बहुत तेज़ी से बहती रहती हैं, इन्हें हम लू कहते हैं। पश्चिम से इन गर्म और शुष्क हवाओं के आने का कारण क्या है? जैसे आप देखेंगे इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप में पश्चिम की दिशा में अगर आप देखें, ठीक है, इंडिया के मैप में अगर हम पश्चिम की दिशा में देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पर अपना रेगिस्तान है। तो ये पश्चिम वाला एरिया है, ये पूर्व वाला एरिया हो गया, ये पश्चिम वाला एरिया हो गया। तो पश्चिम की दिशा में यहाँ पर जो है आपका रेगिस्तान पड़ जाता है, ठीक है, सहारा का जो रेगिस्तान है। इसके अलावा इधर से आप इधर चलेंगे, पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो बलूचिस्तान में भी रेगिस्तान है। तो यहाँ से वेस्ट की तरफ से, क्योंकि गर्मियों का टाइम होता है, तो जो धरातल होता है, ज़मीन होती है, वो सूर्य के ताप के कारण गर्म हो जाती है, और जब हवाएं इस धरातल के संपर्क में आती हैं तो हवाओं में भी जो है गर्मी
या टेम्परेचर जो है हवाओं का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से बहती हैं, तो इसी कारण इनको हम पश्चिम से आने वाली हवाएं बहते हैं। तो ये जो बलूचिस्तान के रेगिस्तान से होती हुई ये हवाएं जब इधर आती हैं और इधर से अपना जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको भी उसके भी यहाँ से स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो जो हवा का ताप है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और हवा का ताप जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये पूरा, ठीक है, ये उत्तर भारत का जो मैदान है यहाँ से लेकर के और पूरी यूपी का जो क्षेत्र है यहाँ तक ये हवाएं चलने लगती हैं। इनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ये गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं और ये इतनी खतरनाक होती हैं, कभी कभी इनकी वजह से क्या हो जाता है, मनुष्य के अंदर जैसे हम हैं और लगातार धूप में या बाहर रहें तो इससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, व्यक्ति के अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसको ये सोख लेती है, जिससे कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। तो ये लू है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी हवाएं जो संपूर्ण उत्तर भारत के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में बहती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको लू कहा जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रीष्म ऋतु का हो गया। अब इसके बाद में वर्षा ऋतु देख लेते हैं और वर्षा ऋतु को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर जलवायु वाले चैप्टर की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट वाले चैप्टर की बात करते हैं, जो 3 ऋतुएं हैं, चाहे आपकी शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो वर्षा ऋतु से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वर्षा ऋतु का जो समय होता है उत्तर प्रदेश में वो जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक होता है लगभग, ठीक है। यहाँ से आपने देखा था ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मिड मार्च से लेकर जून तक होती है और जैसे जैसे जून का अंत होता है तो बारिश जो है यहाँ पर होने लग जाती है। तो जून के लास्ट से यानी जून के लास्ट वीक से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है, ये समयावधि है, ये यूपी में वर्षा ऋतु के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सहित तो पूरे भारत में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। यूपी सहित संपूर्ण भारत में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून को आप यहाँ पे समझिए, ठीक है, इसी से समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपका मैप हो गया। इस साइड में क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप सुन पा रहे होंगे और यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये बंगाल की खाड़ी है इस साइड में पूरा, और इस साइड में देखेंगे अगर हम तो ये आपका अरब सागर है, ठीक है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, आप याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा इसकी होती है बंगाल की खाड़ी शाखा और एक शाखा होती है इसकी अरब सागर शाखा, ठीक है। तो यूपी सहित संपूर्ण भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखाओं के द्वारा होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखाओं में भी अगर हम देखें, जैसे 2 शाखाएं हैं यहाँ, एक अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनें होती हैं और एक बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनें होती हैं। तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं वो बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं वो ज़्यादा वर्षा करती हैं, ठीक है। तो यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अभी इसको हम और समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, बंगाल की खाड़ी जो है, ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें होती हैं लगभग 22 जून को, ध्यान रखेंगे आप, लगभग 22 जून को कहाँ से, अब यहाँ से जो मानसूनी पवनें जाएंगी, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें इधर जाएंगी तो बीच में ये उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश से पहले क्या पड़ जाएगा? बिहार। तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो पवनें होती हैं लगभग 22 जून को बिहार के मैदानी भाग से प्रवेश करते हुए, यहाँ पे भी आप देखेंगे इससे सटा हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये बिहार है यहाँ पे, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो बिहार के मैदानी भाग से होते हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग, जैसे उत्तर प्रदेश को मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो पूर्वी भाग है ये पूरा पूर्वी भाग है और दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा है? इस वाले एरिया से जो नीचे वाला, ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा, ये दक्षिण पूर्वी भाग है। तो बंगाल की खाड़ी से जब मानसूनी पवनें चलती हैं तो बिहार के मैदानी क्षेत्र को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में प्रवेश कर जाती हैं। और जब प्रवेश करती हैं तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से पवनें चलती हैं उत्तर प्रदेश की ओर, तो कुछ पवनें ऐसी होती हैं, यहाँ से जब पवनें आएंगी देखेंगे आप, यहाँ से मानसूनी पवनें जा रही हैं तो कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो पश्चिम की तरफ निकल जाती हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके पश्चिम की तरफ चली जाती हैं। और कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो उत्तर की ओर चली जाती हैं, ठीक है, हिमालय की ओर चली जाती हैं यहाँ से।
अब चीज़ों को समझिएगा, एक बार फिर से देखिए, बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वैसे अगर पूछा जाए यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो मानसून की कौन सी शाखा है, यानी कौन से मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखाएं कितनी हैं? 2 शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी शाखा है, एक अरब सागर शाखा है। यूपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। 22 जून को बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी पवनें बिहार के मैदानी क्षेत्र को स्पर्श करते हुए या बिहार के मैदानी क्षेत्र से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश कर जाती हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें होती हैं वो इस भाग में जब प्रवेश करती हैं तो कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो सीधे पूर्व से ही तो प्रवेश कर रही हैं, तो पूर्व से प्रवेश कर रही हैं, तो कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो पश्चिम की तरफ निकल जाती हैं और कुछ पवनें जो ऐसी होती हैं जो उत्तर की ओर निकल जाती हैं। ठीक है, यहाँ से उत्तर की ओर निकल जाती हैं और कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो पश्चिम की ओर निकल जाती हैं। अब समझिए कहानी, जो मानसूनी पवनें होती हैं जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलें या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चलें। अब उत्तर कैसे पहुंच गई मानसूनी पवनें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी मानसूनी पवनें यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें चलती हैं तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं तो उनकी जो नमी होती है, ठीक है, मानसूनी पवनें अपने साथ क्या लेके चलती हैं? नमी लेके चलती हैं। तो जो नमी की मात्रा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती चली जाती है पश्चिम की तरफ तो उनकी नमी की मात्रा कम होती चली जाती है। जैसा कि यहाँ से आपको 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेंगी। फैक्ट आपको पता होगा कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यूपी के अंदर और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा क्यों होती है, इसका कारण आप यहाँ से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मानसूनी पवनें, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती चली जाती हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती चली जाती हैं, तो अपने अंदर की जो नमी होती है उसको छोड़ती चली जाती हैं। यहाँ से वर्षा करना प्रारंभ करेंगी, धीरे धीरे वर्षा करती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी तो उनमें जो वर्षा की मात्रा है, नमी की मात्रा है, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब जो पवनें उत्तर की ओर गई थी, कुछ पवनें तो पश्चिम की ओर गई थी, ये हमने देखा। अब कुछ पवनें ऐसी भी थी जो उत्तर की ओर गई थी। उत्तर की ओर जब पवनें जाती हैं, जब पवनें उत्तर की ओर जाएंगी तो उत्तर में यूपी के नॉर्थ वाला जो पोर्शन है आप देखेंगे वो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय है, हिमालय से टकरा करके जब वो उत्तर की ओर पवनें जा रही हैं तो वो हिमालय से टकरा करके वापस लौटती हैं, हिमालय से टकरा करके वापस लौटती हैं और उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है भाबर और तराई का क्षेत्र, इस जगह पर धुआंधार वर्षा करती है। और गोरखपुर जो है आपने देखा होगा ये तराई के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल पर्वतपदीय क्षेत्र है। गोरखपुर जो है बिल्कुल तराई का क्षेत्र है। यहाँ पर इस साइड में जाएंगे हिमालय है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं हिमालय से टकरा करके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बहुत वर्षा करती हैं। गोरखपुर की अवस्थिति जो है वो तराई के क्षेत्र में आती है, इसी वजह से गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो एक चीज़ आपने यहाँ से देखी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जब मानसूनी पवनें जाती हैं तो उनकी वो अपनी नमी खोती हुई चली जाती हैं, नमी उनकी कम होती चली जाती है और जब मानसूनी पवनों में नमी की मात्रा कम होती चली जाएगी तो वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। अभी जो हम रिजल्ट पर पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँच रहे हैं उत्तर की ओर। जैसे हमने बताया था यहाँ पर भी उत्तर की ओर जब पवनें चलती हैं तो हिमालय पड़ता है उत्तर की ओर, हिमालय से टकरा करती हैं, हिमालय से टकरा करके वर्षा करती हैं। वर्षा कहाँ पे करती हैं? तराई के क्षेत्र में। तो प्रश्न यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं उनसे जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, वो किस तरह का मानसून होता है? वो लौटता हुआ मानसून होता है। मानसून बंगाल की खाड़ी से चला था, उत्तर की ओर गया, हिमालय से टकराया, टकरा करके वापस लौटी मानसूनी पवनें। तो जो वर्षा हुई तराई के क्षेत्र में वो कैसे मानसून से हुई? बंगाल की खाड़ी के लौटते हुए मानसून से तराई के क्षेत्र में वर्षा हुई। ठीक है, ये फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। अब इसके बाद में मानसूनी पवनें जब उत्तर की ओर गई थी, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें जब उत्तर की ओर गई थी, उत्तर से जब टकराएंगी, जब उत्तर पर हिमालय की ओर टकराएंगी तो हिमालय से टकरा करके वो ऐसे करके आएंगी, तो यहाँ पर वर्षा करती चली आएंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा क्योंकि ये हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है तो टकरा करके सबसे पहले वर्षा इसी क्षेत्र में होगी तो ज़्यादा वर्षा होगी। बस धीरे धीरे आगे की तरफ ये मानसूनी पवनें बढ़ती जाएंगी तो इन क्षेत्रों में जो है वर्षा की मात्रा जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते चले जाएंगे, नीचे की तरफ आते चले जाएंगे तो वर्षा की मात्रा ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब जो मथुरा वाला पोर्शन है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है उसका कारण अभी यहाँ से आपको पता चलेगा। 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई। एक चीज़ ये क्लियर हुई कि जैसे जैसे मानसूनी पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो भी अपनी नमी होती है
उत्तर से जब हिमालय से टकरा करके जब मानसून दक्षिण की तरफ आते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ भी जब मानसून आते हैं तो नमी कम होती है, नमी कम तो वर्षा भी कम, और इसी वजह से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये वाला एरिया, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा होती है। ठीक है, ये कहाँ से समझ में आया? पूर्व से पश्चिम की ओर हमारी पवनें चली थी, तो जैसे जैसे चलेंगी तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होगी, यहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी तो कम होती चली जाएगी वर्षा। अब हिमालय से टकरा करके जब पवनें नीचे की तरफ आएंगी तो इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा करेंगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी दक्षिण की तरफ, तो नमी कम होती चली जाएगी, तो इस क्षेत्र को भी कम वर्षा प्राप्त होगी। मथुरा की अवस्थिति अगर आप ध्यान से देखें, मथुरा की अवस्थिति अगर आप ध्यान से देखें तो मथुरा कहाँ पे पड़ता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट में पड़ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो लास्ट में पड़ रहा है। यहाँ से वर्षा की मात्रा स्टार्ट होगी तो वहाँ तक तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि नमी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और उधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तब भी ये बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण जाने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है। मथुरा एक ऐसे स्थान पर पड़ता है, दोनों परिप्रेक्ष्यों से अगर देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर भी देखें और उत्तर से दक्षिण की ओर भी देखें, तो ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाती। इसी वजह से मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 54.4, ठीक है, 54.4 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी शाखा है, एक अरब सागर शाखा है। ठीक है, तो अरब सागर जो शाखा है, इससे जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, और जितनी भी होती है वर्षा अरब सागर शाखा से जो वर्षा होती है वो थोड़ी बहुत, जितनी भी वर्षा होती है वो पठारी भाग में होती है, यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है जो भी वर्षा होती है अरब सागर शाखा थे तो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में होती है। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट आपको क्लियर हो गए। पहली चीज़ कि संपूर्ण उत्तर भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यूपी के संदर्भ में बात करें तो बंगाल की खाड़ी शाखा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की, उससे यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है, और अरब सागर शाखा से भारत में या उत्तर प्रदेश में नाम मात्र की वर्षा होती है। और अरब सागर शाखा से अगर पूछा जाए यूपी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन के अरब सागर शाखा के द्वारा यूपी के कौन से भाग में वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, यूपी के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर शाखा से, तो वो है बुंदेलखंड का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में जो वर्षा की मात्रा रहती है लगभग 184.7 सेंटीमीटर, और न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है लगभग 54.4 सेंटीमीटर। क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं वर्षा के आधार पर यूपी का जलवायु वर्गीकरण। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र। तो जो आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? एक तो है अपना तराई रीजन, तराई क्षेत्र जो है, और दूसरा है आपका ईस्ट यूपी जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तराई क्षेत्र की जो वर्षा होती है, कभी कभी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी आपको वर्षा की मात्रा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं कि तराई क्षेत्र में कितने से कितने सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी होती है, पश्चिम का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कितनी होती है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें कितनी होती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तराई क्षेत्र जो है, जो कि आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो तराई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर रहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की मात्रा रहती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे 3 क्षेत्र आते हैं। एक है आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। यहाँ पर इस मैप के सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा क्षेत्र कौन सा है। तराई की जो बेल्ट है ऊपर वाली, आप देखेंगे ये तराई का रीजन है पूरा। ठीक है, भांबर तराई इसको कहते हैं। पूर्वी यूपी, ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी यूपी का हो जाता है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र ये पूरा मिड प्लेन है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र में, और पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये पूरा वेस्ट प्लेन में है, पश्चिम का जो मैदान है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की जो वर्षा है 65 से 80 सेंटीमीटर, और बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की जो वर्षा है वो होती है आपकी 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। ये अलग अलग जो क्षेत्र है यूपी को, जो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उसके आधार पर जो वर्षा की मात्रा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जैसे जैसे प्रदेश में हम
हिमालय से दूर बढ़ते चले जाते हैं। हिमालय से दूर जाने का मतलब है हिमालय कहाँ है, उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के में। तो हिमालय से दूर जाने का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना। तो चाहे हम हिमालय से दूर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, उत्तर प्रदेश में चाहे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, चाहे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, तो वर्षा की जो मात्रा होती है या मानसूनी पवनों में जो नमी की मात्रा होती है, या फिर हम कहें वर्षा की अवधि, अवधि मतलब कितने समय तक वर्षा हो रही है किसी क्षेत्र में, वो उसकी अवधि है। तो जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं या हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं, तो चाहे वर्षा की मात्रा हो या वर्षा की अवधि हो, दोनों में ही कमी होती चली जाती है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर जाते हैं, यानी हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, या हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा और अवधि दोनों ही घटती चली जाती हैं। और यही कारण है कि जो गोरखपुर क्षेत्र है, गोरखपुर में वर्षा की जो संभावित अवधि है वो लगभग 56 दिन होती है। यानी गोरखपुर के क्षेत्र में जो वर्षा होती है लगभग 55-56 दिन के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। और इसके विपरीत देखिए, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, ये आपका तराई के बेल्ट में आ गया, तराई के बेल्ट में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अब यहाँ से अगर आप देखें वेस्ट यूपी में, ठीक है, इधर की साइड में देखें, तो इधर की साइड में जो वर्षा की अवधि है वो 30 से 32 दिन होती है केवल, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ें, चाहे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं, तो वर्षा की मात्रा, वर्षा की अवधि दोनों ही प्रभावित होती हैं, दोनों ही कम होती चली जाती हैं। तो क्योंकि उत्तर की दिशा में सबसे पहले इधर गोरखपुर पड़ता है तराई के बेल्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा की अवधि और मात्रा दोनों ज़्यादा होती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में इधर मथुरा है, तो मथुरा में जो है वर्षा की अवधि भी कम होती है और वर्षा की मात्रा भी कम होती है। दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा वर्षा ऋतु में यूपी का जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, औसत अधिकतम तापमान जो रहता है वो रहता है आपका 32 से 34 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम औसत तापमान जो होता है पूरी यूपी का वर्षा ऋतु में वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं बात करें अगर तापांतर की, तो वर्षा ऋतु में यूपी का जो तापांतर रहता है वो लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के पूरे क्लाइमेट को, उत्तर प्रदेश के जितने भी सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और आपका जो भी फीडबैक रहता है, मैं हमेशा आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, न मैंने आज तक आपसे ये कहा कभी भी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न मैंने ये कहा कि लाइक कीजिए, न मैंने ये कहा किसी को शेयर कीजिए। ये चीज़ें कहने की नहीं होती हैं। आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझसे या मेरे इस चैनल से, जितने भी आप लोगों में से लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने आप जुड़े हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात होती है। वो पसंद कर रहे हैं कंटेंट को तभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो आपसे एक ही डिमांड रहती है कि आप फीडबैक ज़रूर दें, बिना फीडबैक दिए न जाएं। आपको क्लास पसंद आया तो पॉजिटिव फीडबैक दें कि सर अच्छा लगा। नेगेटिव अगर फीडबैक है, अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है, कोई भी चीज़ कमी लगती है, या आपको जो भी आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में इस सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी अपनी फीडबैक दें, ठीक है। और अच्छी फीडबैक से ज़्यादा मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि अच्छी फीडबैक से ज़्यादा जो बढ़िया चीज़ होती है वो नेगेटिव फीडबैक होती है। उससे कम से कम हमें अपनी कमियाँ ज़रूर पता चलती हैं। तो जो भी कमियाँ आपको इस वीडियो में लगी हैं उनको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को सुधार करते हुए मैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं सभी विषयों के ऊपर आ रहा हूं। पहले यूपी जीके है, इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी यूपी के एग्ज़ाम्स जो हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसमें यूपी जीके पूछा जाएगा और आपको एक बार पढ़ने के बाद में इस पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।